ओके, सो टॉपिक है एमआईएस रिपोर्टिंग। एमआईएस का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, हम अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को समझने वाले हैं। इस रिपोर्ट सिस्टम में आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स स्टडी सिखाई जाएंगी जिनके बेसिस पे आप अपनी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, कि ऑफलाइन रिपोर्ट कैसे देनी है आपके सॉफ्टवेयर के बाद। स्टार्ट करते हैं टॉपिक आपका। इस टॉपिक को रन करने के लिए सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक करना है। अगर आपको प्रॉपर वे ऑफ जर्नल एंट्री आती है तो आपको रिपोर्ट स्टडी सीखना होगा। ठीक है, सो आज हम रिपोर्ट स्टडी स्टार्ट करेंगे। रिपोर्ट स्टडी स्टार्ट करने के लिए जो डेटा हमें चाहिए वो डेटा हम क्रिएट कर लेते हैं। एज पर कंपनी जो प्रोफाइल दिया गया है इस कंपनी में, कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लें कि ये रिक्वायर्ड क्यों है। अगर हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हमने जो भी डेटा रिकॉर्ड्स बनाया है वो डेटा रिकॉर्ड इसलिए बनाया है ताकि हम अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को ताकि हम अपनी कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को क्या कर सके, बैक टाइम टू टाइम एनालिसिस में ले सके और उसे डिसीजन मेकिंग में एक्सेस कर पाए। सो बेसिकली अगर एमआईएस सिस्टम नहीं होगा तो कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगी और उसमें एनालिसिस नहीं कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग के प्रोस्पेक्टिव से। जब एडवांटेजेस की बात की जाती है एमआईएस सिस्टम की तो फर्स्ट आता है एडेड एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका मेन रोल होता है इसका। नेक्स्ट आता है प्लानिंग। आपके बिजनेस के लिए प्लान रेडी करना इसका मेन काम होता है। कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बैक डेट की चाहिए तो इस एमआईएस सिस्टम से आप वो ट्रैक कर सकते हैं। और लास्ट में परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से इस ईयर कैसे ट्रैक हुई है, ये आपकी परफॉर्मेंस में आता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एमआईएस रिपोर्ट्स इन टैली। जब टाइप्स ऑफ एमआईएस रिपोर्ट्स की बात की जाती है तो उसमें फर्स्ट आता है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो आप एमआईएस रिपोर्ट में स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहला रिपोर्ट है अकाउंटिंग रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट का यूज किया जाता है बेसिकली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या ऑपरेशनल परफॉर्मेंस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जांच करने के लिए। ठीक है, मतलब जो भी फाइनेंशियल डेटा या अकाउंटिंग डेटा क्रिएट किया जाएगा वो डेटा किससे बनाया जाएगा, वो अकाउंटिंग के थ्रू ही बनाया जाएगा। और इसके लिए आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक है, चैप्टर 6 के जो अकाउंटिंग वाउचर्स थे वो अकाउंटिंग वाउचर्स डायरेक्ट लिंक होते हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट से। ठीक है, इसी अकाउंटिंग डेटा को एंटर करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फाइनेंशियल डेटा मिलेगा और इस फाइनेंशियल डेटा पे हम अपने बिजनेस की कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के लिए आपने सीखे हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। नेक्स्ट वन इज इन्वेंटरी रिपोर्ट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल रिपोर्ट्स। इसके लिए बात में आते हैं इन्वेंटरी रिपोर्ट्स। इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में हमने इन्वेंटरी वाउचर सीखे थे, है ना, रिसीव नोट, स्टॉक जर्नल हो गया, डिलीवरी है, रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट, इस तरह के नोट सीखे थे जो कि इन्वेंटरी को बताते थे कि एक्चुअल स्टेटस क्या है आपके स्टॉक का आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट्स। मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट्स का मतलब बजट हो गया, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट हो गया कि हमने किस हेड में क्या खर्चा किया है, सिनेरियो रिपोर्ट्स हो गए। ये सारी रिपोर्ट्स हम यूज करते हैं जब हमें मैनेजमेंट के कंट्रोल रिपोर्ट्स बनाने हो। कंट्रोल रिपोर्ट्स मतलब हम किसी भी ऐसे फैक्टर को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कि बिजनेस का इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन मार्केट के बेसिस पे अपने प्रोडक्शन प्लान को बना सकते हैं, है ना। आगे मार्केट की बात की जाए तो मार्केट एक एक्सटर्नल फैक्टर है और हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में जिस तरह की डिमांड है हमारे प्रोडक्ट को लेके उस डिमांड को कंप्लीट करने का जो काम है वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, जो कि हमें कंट्रोलिंग प्रोसेस में करना होता है। तो एमआईएस रिपोर्ट की बात की जाए तो मेन रिपोर्ट्स में आपको जो स्टडी सीखनी है वो ट्रायल बैलेंस है, पीएल है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस। ठीक है, ये मेन रिपोर्ट है। इसके बाद सब्सिडरी रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं जैसे डे बुक, यानी कि पर डे आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है, रिसीट एंड पेमेंट, आपके टोटल रिसीविंग एंड टोटल पेमेंट्स, बीआर, बीपी, इस तरह के आपके रजिस्टर्स भी यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं एक डेटा क्रिएट करने कंपनी का नेम है मार्क ट्रेडर्स। अगर आपको प्रॉपर जर्नल एंट्रीज आती हैं तो आप इस वर्किंग को कर सकते हैं। सिर्फ
जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है और स्टॉक आइटम, मतलब चैप्टर 6 आता है तो चैप्टर 6 आने के बेसिस पे आप इसे आगे प्रोसेस में ले सकते हैं। टैली है, टैली में हमने एक कंपनी बनाई है, सो आपका कंपनी इन्फो, क्रिएट कंपनी एंड ABC MIS वर्किंग, कंपनी का नेम है एंड उत्तर प्रदेश। और ये एक कॉमन एरर आ रही है इस समय बहुत ज्यादा लोगों की कि ये फाइनेंशियल ईयर में चेंजेस कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर में आप किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। आपकी ईयर हमेशा वो होना चाहिए जो करंट फाइनेंशियल ईयर आपका रन कर रहा है। ठीक है, हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 2023 से 2024 चल रहा है ना, तो 23 वाला यहाँ पे पड़ेगा दोनों। और इन केस एक प्रॉब्लम और आती है कि जब ईयर यहाँ पे सही फिल होता है तो यहाँ पे ईयर मोस्ट ऑफ दी केसेस में गलत हो जाता है ना। ये एरर है कि लोगों के वाउचर एक्सेप्ट नहीं होते, डेट की एरर दिखा रहा है। ठीक है ना, ये एरर कैसे सॉल्व आउट करोगे, तो कंपनी बनाओगे तो देख लो कि 2023 की कंपनी हो, दोनों डेट सेम हो और करंट पीरियड 23-24 का हो। अगर नहीं है तो उस पर क्लिक कर दो। जैसे मुझे यहाँ पे 22-23 लिखा मिला हुआ है, आपको कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलता है इस समय। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बेसिकली जब आप यहाँ पे प्रोसेस करने आते हैं तो यहाँ पे वहां पे तो ईयर सही है बट ये डेट कुछ इस तरह की दिखा रही है। सेम यही दिखाती है 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 से 23। जब भी आपके में ये इशू आए आपको सिंपली करंट पीरियड पे क्लिक करना है और अपना नया फाइनेंशियल ईयर इंसर्ट कर देना है। ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ मई तक आएगी, एक बार मई एंड हो जाएगा तो जून से ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी, बिकॉज टैली का यहाँ पे टाइम और ये सारी चीजें अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो रियल टाइम सॉफ्टवेयर होने की वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2023 एंड 31 मार्च 2024। ठीक है, तो एक नाम की 3 कंपनियां अगर एक नाम की 3 कंपनीज बन जाए तो या तो आप अलग अलग कंपनी को ओपन करके उसका काम कर लो, हो जाता है। आप एक नाम की 3 क्या 10 भी बना सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी खाली कि वो सेम टाइम पे ओपन नहीं है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं कंपनी इन्फो में जाऊं और मैंने क्रिएट कंपनी किया, एक मिनट सेलेक्ट कंपनी पहले मैं कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे ABC के नाम से एक कंपनी है पहले से, अब मैंने फिर से एक कंपनी और बना ली ABC के नाम से, एग्जैक्टली सेम लिखेंगे तो हमें कंपनी, जैसे यहाँ पे ABC इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ इसी फॉर्म में हम दोबारा लिखते हैं क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पे दूसरी कंपनी मैंने फिर से ABC से बना दी। ABC, ठीक है, कुछ इसी पैटर्न में वहां लिखा हुआ था और मैंने इसे क्रिएट कर दिया, क्रिएट हो गई। अब ये कंपनी ओपन है और मैं यहाँ से जो मेरी पुरानी ABC है उसे ओपन करने जा रही हूँ। और देखो यहाँ पे एग्जैक्टली एक नाम की सिमिलर 2 कंपनीज हैं बट दोनों के नंबर चेंज है, तो टैली तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सी कंपनी किस तरह की है। हम इस जाते हैं और एक कंपनी हमारी ओपन है, दूसरी कंपनी हम ओपन कर देते हैं जो पुरानी वाली है, तब आपको इस तरह की एरर देखने को मिलेगी, कैन नॉट परफॉर्म एक्शन अनदर कंपनी विद द सेम नेम इज ओपन। एक नाम की एक टाइम पे 2 कंपनी एक साथ ओपन नहीं होती है, बाकी आप बनाने को जितनी चाहो उतनी बना लो। डिलीट करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंपनी को ऑल्टर मोड पे ओपन कर लो। ठीक है, जैसे मुझे ये ABC डिलीट करनी है, मैंने इसको ऑल्टर पे ओपन किया, ऑल्ट D प्रेस कर दीजिए, एंटर। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि एक आप एक जैसी कंपनीज बना तो सकते हैं बट दो कंपनी को ओपन नहीं करते। ठीक है, अब ये बात स्टार्ट हुई है तो थोड़ा सा और समझ लो इसके लिए कि अगर आपको ये काम करना है, जैसे मैंने कहा कि ठीक है हम एक नाम की 2 कंपनी बना सकते हैं बट अगर उसे एक टाइम पे ओपन नहीं कर पाएंगे तो कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे।
प्रॉब्लम ये भी तो हो सकती है कि अगर एबीसी, मेरा बिजनेस का नाम ही एबीसी है, तो मुझे तो हमेशा एबीसी नाम से ही कंपनी बनानी है। और अगर मैं एक से ज्यादा साल का डेटा एक्सेस करना चाहती हूँ, तो एक टाइम पे मुझे एक से ज्यादा साल का डेटा एक्सेस करने के लिए एक से ज्यादा कंपनी ओपन नहीं करनी पड़ेगी। 20-21 की, 22-23 की और 21-22 की, इस तरह से मुझे बहुत सारी कंपनीज ओपन करनी पड़ेगी, तब वो ओपन नहीं होंगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए जो अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जो वर्किंग प्रोसीजर लेते हैं, वो कुछ ऐसा लेते हैं। एक मेरी बिजनेस का नाम है एबीसी, तो मैंने एबीसी के आगे इसका फाइनेंशियल ईयर लिख दिया कि ये कंपनी आपकी 2022 से लेकर 2023 का डेटा रखती है। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। फिर से क्रिएट कंपनी करते हैं और इसी तरह से एबीसी, और ये दूसरी कंपनी है जो 2023 से लेकर 2024 का डेटा कैरी करी। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एक टाइम पे एक से ज्यादा कंपनी ओपन भी हो जाएगी और आपको ये भी पता रहेगा कि किस कंपनी में कौन से फाइनेंशियल ईयर का डेटा रखा गया है ना। तो ये प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, मोस्टली अकाउंटेंट ऐसे ही काम करते हैं, वो कभी भी कंपनी का नेम नहीं लिखते, कंपनी के नेम के आगे फाइनेंशियल ईयर भी लिख देते। ठीक है, अब सेलेक्ट कंपनी में कुछ ऐसा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए एबीसी का डेटा 2022-23 का, 23-24 का, आगे ऐसे ऐड होता चला जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह की चीजें प्रैक्टिस में ली जाती हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। इतनी सारी कंपनी बना दी है, मैं डिलीट कर देती हूँ, मतलब भूल जाऊंगी कि किसमें क्या किया है। फाइनेंशियल ईयर गड़बड़ किया तो जो आ रहा था वो 2017-18 डाल दी। हाँ, फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी आप ऊपर नीचे मत करिए, वरना अभी आप फंस जाएंगे, आपको उतना आइडिया नहीं है इसका। तो अच्छा जी, अभी समझ में आ गया फाइनेंशियल ईयर वाला एरर। वो चीजें कॉमन है जो अभी आएंगी, मई के बाद नहीं आता है, यानी कि 1 से 2 महीने टैली में हमेशा हर फाइनेंशियल ईयर में ऐसा चलता है। ठीक है, सो बेसिकली बैक करते हैं और अब आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मैंने आपसे कहा कि हम प्रोसेस करने वाले हैं ओनली फॉर जर्नल एंट्रीज। टॉपिक है एमआईएस। कंपनी का नाम था मार्क ट्रेडर्स, मैंने बनाया है एमआईएस के नाम से ही कंपनी को। ट्रांजेक्शन जो एंटर करना है उसमें पहले सबसे पहले 20 लाख रुपए की कैपिटल रिसीव करनी है मार्क ट्रेडर्स से, जो कि उन्होंने अपने बिजनेस में डिपॉजिट की है। वाउचर कौन सा लेंगे, रिसीव वाउचर। अभी तो ये क्लियर हो गया होगा। अमाउंट हमने ली है कैपिटल के रिगार्डिंग, सो कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। जिन्हें जनरल एंट्रीज नहीं आती वो जनरल एंट्रीज भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे, जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन है उसे फिल कर दीजिए। कंपनी के ओनर का नाम था मार्क, एड्रेस इसका लिख देते हैं सप्रू मार्क। यहाँ पे आप ओनर्स की डिटेल देंगे, सो ओनर सप्रू मार्क, इंडिया, उत्तर प्रदेश, और ये हो गया इनका पिन कोड। बैंक डिटेल्स टू नो एंड पैन आईटी नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बस ये एक कॉमन फैक्टर है जो अभी सभी के पास अवेलेबल होता है। तो कैपिटल हमने दिया और 20 लाख रुपए की कैपिटल हमने यहाँ पे इंसर्ट की। 3 लाख रुपीस की कैपिटल हमने कैश के फॉर्म में इंसर्ट की है। नरेशन में लिखा वी अमाउंट डिपॉजिटेड एज कैपिटल। ठीक है, आपको भी ऐसे ही काम करना है, यानी कि जब आप प्रोसेस करेंगे तो ये प्रोसेस का मेथड होता है कि आप ट्रांजैक्शन के एंड में उसके नरेशन जरूर लिखते हैं। हाँ, जो ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे बस एंटर करते जाएंगे। इसी तरह से हमने गुड्स परचेज किए हैं एके ट्रेडर्स से, सो परचेज, और यहाँ पे हमने दिया 01, मेरा पहला ट्रांजैक्शन है। पर्सन का नाम है एके ट्रेडर्स, तो ऑल सी एके ट्रेडर्स अंडर क्रेडिटर्स परचेज किया है हमने। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, आपको पता है कि यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम यहाँ पे नहीं फिल कर रहे हैं। ड्यूरिंग वाउचर एंट्रीज को यस किया। एके ट्रेडर्स, एड्रेस स्टेशन रोड लखनऊ,
अभी रिसीव नोट नंबर नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीजें फिल हैं, और परचेज में ऑल सी से परचेज का रीजन, परचेज अंडर परचेज। ये अब इसके बाद अभी तो इन्वेंट्री अपडेट डाल रहे हैं ना, वो स्टॉक आइटम में आएगा, इसके जस्ट बाद वो ऑप्शन है। अभी तो हम परचेज लेजर ही असाइन कर रहे हैं। हाँ जी, एक अच्छा, आपने इन्वेंट्री इन्फो से ही स्टार्ट किया था काम करने। आप जब भी कोई काम करो ना, तो हमेशा ट्रांजेक्शन लिखो, ट्रांजेक्शन को सीधे वाउचर में लिखे, इससे तुम्हें वो भटकना नहीं पड़ेगा। पहले क्या भटक हो जाती है, उसके बाद वो मैंने परचेज से इन्वेंट्री इनको स्टॉक जनरल हो जाता है। नहीं, उतना पीछे में मत जाओ आप, ऑल्ट सी जितना करोगे ना यूज उतना है इजी, बिकॉज हमें अगर मुझे ये एंट्री पास करनी हो बिना परचेज की, तो मुझे जो बेसिक स्टेप सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, अकाउंट्स इन्फो पे जाइए, देन लेजर्स पे जाइए, देन क्रिएट करिए, एक लेजर क्रिएट करके आइए, उसके बाद फिर वापस जाइए, उसी में आप परचेज का लेजर क्रिएट करिए, फिर उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में जाइए, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करिए, उसके बाद आइए और वाउचर में एंट्री पास करिए। तो ये बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा कि लाइक 3 बार हम घूम करके एंट्री पास करने ही आए। तो उससे बेस्ट ये है कि आप एक काम करो, आप सीधे सीधे परचेज वाउचर ओपन कर लो। जब पार्टी का नेम चाहिए था तो ऑल्ट सी प्रेस करके बना लिया, जब लेजर परचेज का चाहिए था तो परचेज का लेजर बना लिया ऑल्ट सी से, और अब हमसे डिमांड की जा रही है स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम्स बना लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट लिंक से आप जाओगे ना, तो ये सीधे सीधे आपको सरफेस पे ही लेके जाएगा जहां जहां हमें क्रिएशन करना है। ठीक है, और क्या परचेज किया है, K5 मोबाइल, K5 मोबाइल फोन्स, K5 मोबाइल फोन्स, ऑल सी ग्रुप हम बना सकते हैं यहाँ मोबाइल का, अंडर प्राइमरी, यस एंड एक्सेप्ट, ऑल सी एंड ओ एस नंबर्स इंटर एक्सेप्ट, सिर्फ ऑल सी करते जाना, जहां जहां जो ना मिले सीधे ऑल सी। लेकिन ये इतना ईजी है जितना मैं बता रही हूँ। हाँ नहीं, ये सच में इजी प्रोसेस है कि भटकोगे तो फिर खोते चले जाओगे। ठीक है, तो और सी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बनाना है इसी से। हाँ, ये ध्यान रखिए कि जब भी स्टॉक बनाए तो नाम तो देंगे ही देंगे, बनाने आए हैं तो, और दूसरा आपको वहां पे यूनिट्स कंपलसरी दे देंगे। अगर आप ये भूल गए ना तो फिर कुछ नहीं होना है, कोई काम नहीं होना है। तो आप स्टॉक आइटम बनाते समय जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज है वो है आपकी यूनिट असाइनमेंट। यूनिट असाइनमेंट क्या होती है कि आप इस प्रोडक्ट को किस बेसिस पे मेजर करेंगे, लीटर में, केजी में, क्विंटल्स में, नंबर्स में, डजन्स में, ये चीजें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। ठीक है, सो हमने एनओएस दिया, एंटर देन एक्सेप्ट। ट्रैकिंग हमने कोई भी नहीं यूज की है तो ट्रैकिंग नहीं करेंगे। अब आते हैं गोडाउन में। अगर गोडाउन बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो मेन लोकेशन में डाल दो। इन्होंने मुझे किसी गोडाउन के बारे में तो बताया नहीं, मेन लोकेशन बताया। इनका गोडाउन कौन सा है, मेन लोकेशन, क्वांटिटी है 100, प्राइस है 32। मूव करते हैं। और एक चीज यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें डोमेस्टिक ट्रेडर करके वर्डिंग्स लिखी गई है, मतलब ये दो तरह की ट्रेड्स कर रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रेड्स भी कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल ट्रेड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक काम कर देना, जो परचेजेस है ना, इन परचेजेस को डोमेस्टिक परचेज में बना देना। तो मैं इसे अगर दोबारा एडिट करना हो तो किसमें करूंगी, कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी, यहाँ पे परचेज को डोमेस्टिक परचेज कर, ऑल्ट इंटर शॉर्टकट, ऑल्ट इंटर करें, कंट्रोल इंटर शॉर्टकट की होती है आपकी ऑल्टर की, कंट्रोल इंटर। ठीक है, लाइक अभी अगर मुझे एके ट्रेडर्स को भी यहाँ पे चेंज करना हो, हाँ जी,
सो बेसिकली इसी तरह से आपका जो यहाँ पे बताया गया था इस चैप्टर में कि जो आपके परचेजर एंड सेलर है उसमें भी दो तरह के हैं, जैसे टू सेपरेट लेजर बनेगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परचेज के लिए, और इसी तरह से आपका सेल्स के लिए भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बनेगा। ठीक है, आगे अब आते हैं K5 मोबाइल फोन्स पे। हमने डोमेस्टिक परचेज के अंदर दिखाया है इसे इंटर परचेज हो गया। अब आते हैं परचेज के बाद पेमेंट, एक को 50,000 का पेमेंट कर दिया, वाउचर F5 पेमेंट, AK ट्रेडर्स अमाउंट 50,000, डिफरेंस में अगेंस्ट सेलिंग 1 लाख का बिल पेंडिंग दिखा रहा है, सेलेक्ट कर लेते हैं और कैश। ठीक है, नॉर्मल पेमेंट हमने जैसा कहा गया पेमेंट कर दिया। और स्टॉक परचेज सेल करना है, ये भी डोमेस्टिक सेल, तो डोमेस्टिक सेल्स का लेजर बनेगा तो सेल्स एटीएम ट्रेडर्स, ये हमारे हो जाएंगे डेटर्स, एंटी डेटर्स मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस, देन यस कंट्रोलिंग, और सी यहाँ बनेगा डोमेस्टिक सेल। तो डोमेस्टिक सेल, ठीक है, एंड कंट्रोल। मोबाइल फोन्स के 100 पीसेस है हमारे पास, हमने इसमें से कितनी क्वांटिटी सेल कर दी है? 50 क्वांटिटी, प्राइस हमने दिया है 2,000 रुपए। सेल्स के बाद नेक्स्ट है रिसीव, 70,000 रुपए मिल गया, तो रिसीव किया है हमने एटीएन ट्रेडर्स से ही, अमाउंट है 70,000। नेक्स्ट है बिल परचेज करेंगे, 2 मिनट दीजिए। बनी हुई मेरे पर रखी हुई है इंडेक्स पूरा, हमारे पास हमेशा रही है
सबको निकालना दिल्ली की एक्सेंट जीएसटी जो है ना हाँ दिल्ली के बाद जीएसटी लास्ट ईयर बढ़ाएंगे हाँ जीएसटी उन्होंने हम लोगों ने पूछा था एक बार मैंने नहीं जब हम लोगों का जब पहले वाला बैच चला था उसमें आगे तो हम लोगों ने एक बार पूछा था मैं बोल जीएसटी आप लोग डिटेल बताइए शॉर्टकट नया बैच तो है उसमें अभी कभी नहीं जाता ये डिटेल में उन लोगों को शॉर्टकट Okay, so basically हाँ परचेज कर रहे थे जब हम यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो ये पीआईपी ट्रेडर्स हमारे हैं नेक्स्ट पीआईपी ट्रेडर्स से परचेज करेंगे ठीक है। अब ये जो परचेज है ये एक इंटरनेशनल परचेज है। मैंने आपसे कहा कि आपको मेंशन करना है दोनों को क्लियरली कि कितना हमने इंटरनेशनल परचेज एंड सेल्स किया है और कितना हमने डोमेस्टिक में काम किया है। तो ऑल सी पीआईपी ट्रेडर्स
अंडर क्रेडिटर्स, यस, एंड कंट्रोलिंग। और सी ये हमारे बन जाएंगे इंटरनेशनल परचेज। अक्षय क्लास है 12 बजे से आपकी? ओके, उनकी हो गई है ना, शुभम सर की भी है? ठीक है, तो फिर एक्सेल करा देते हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल परचेज, अंडर परचेज, हमने अभी तक परचेज को कभी भी दो बेसिस पे बाइफरकेट नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम है कि हम परचेज के लेजर को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग बेसिस पे। और परचेज में हमने और सी K6 मोबाइल फोन्स को परचेज किया है। ठीक है, अंडर NOS, और इसकी जो ग्रुप है वो मैं डिफाइन कर देती हूँ मोबाइल। ठीक है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है और थोड़ा सही से करनी। नेक्स्ट है आपका सेल्स। तो नेक्स्ट हमने एसटी ट्रेडर्स को सेल किया है, ये आपके चले जाएंगे रेटर्स पे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। और ये जो सेल्स टाइप है, ये सेल्स टाइप है हमारा डोमेस्टिक। सेल किया है हमने K6 मोबाइल फोन्स 100 पीसेस। ये हो गई डोमेस्टिक सेल। अगेन हमने एक सेल्स किया है, कैश में किया है, डोमेस्टिक कस्टमर को किया है। ठीक है, सो कैश और सी डोमेस्टिक सेल्स आपका K5। नेक्स्ट है हमारा परचेज ट्रांजेक्शन। तो परचेज हमने डोमेस्टिक बेसिस पे किया है, तो ये हो गया F8, सॉरी F9 परचेज। ये भी हमारा कैश है, तो कैश डोमेस्टिक है, सो डोमेस्टिक। एंड नेक्स्ट वन इज K6 मोबाइल फोन्स। K6 मोबाइल पीसेस 20 पीसेस हुए हैं 1000 रुपीज के। ठीक है, ये हमारा जर्नल एंट्री। सिर्फ हमने जर्नल एंट्रीज की है और इसके बाद टॉपिक डालिए MIS रिपोर्ट्स। फर्स्ट रिपोर्ट आप लिखेंगे इसमें, पहली रिपोर्ट है ट्रायल बैलेंस। लिखिएगा, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस ऑफ टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेजर। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा यहाँ पे कि इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज PL, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिर्फ इतना लिखिएगा। सो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट बेसिकली आपको बताता है कि आपने जो लेजर्स बनाए हैं
उसका डेबिट बैलेंस क्या है या क्रेडिट बैलेंस क्या है। अगर आपको आपकी कंपनी में जितने भी लेजर्स बनाए गए हैं सारे लेजर्स को वन टाइम में चेक करना हो तो ट्रायल बैलेंस से आप चेक कर सकते हैं। किसी भी अकाउंटिंग डेटा में ट्रायल बैलेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज सिर्फ इस रिपोर्ट के बेसिस पे ही हम आगे पीएल, बैलेंस शीट या कैश फ्लो जैसे स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का जो पॉइंट है वो पॉइंट इसलिए भी क्रिएट किया गया है बिकॉज ये प्रूफ होता है आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी का। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कभी ये प्रूव नहीं करता कि आपने जो भी अकाउंटिंग डेटा रिकॉर्ड किया है वो प्रॉपर या करेक्ट है, लेकिन ये जरूर प्रूव कर देता है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है डेबिट एंड क्रेडिट में तो इसका मीन्स है कि किसी भी तरह की मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं की गई। ठीक है, इन केस अगर मैच नहीं करता है तो एक अलग से अकाउंट ओपन कर दिया जाता है सस्पेंस का, और सस्पेंस में आपके बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं। हालांकि टैली में ये बहुत कम होता है बिकॉज टैली में आपकी जो एंट्री सस्पेंस में जाती है वो एक्सेप्ट नहीं होती। मींस गलती से आपने यहाँ पे 5000 लिख दिया और नीचे 500 लिख के आप एक्सेप्ट कराने की कोशिश करो तो वो नहीं होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होता है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या करता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ देता है और आगे जो मेन रिपोर्ट्स है उसको क्रिएट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ये एक मेन रिपोर्ट है और इसे एक्सेस करने के लिए जो स्टेप्स हैं आपके, उसमें आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, डिस्प्ले पे जाना है, ट्रायल बैलेंस फर्स्ट रिपोर्ट आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगी। हम अपनी ट्रायल बैलेंस एक्सेस करेंगे जो हमने जस्ट अभी बनाई है। ठीक है, सो स्टेप्स क्या है हमारे, इस रिपोर्ट को एक्सेस करने के लिए मुझे डिस्प्ले पे जाना है। तो फर्स्ट रिपोर्ट है मेरी डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस। आते हैं ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस में मेरे को किसी भी तरह का सस्पेंस नहीं दिखाया गया है। लास्ट में ग्रैंड टोटल देखेंगे तो दोनों मैच कर रहे हैं और डिटेल में देखना चाहेंगे तो F11 प्रेस कर दीजिए, डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, कंपनी का डोमेस्टिक परचेज दिखाया गया है, इंटरनेशनल परचेज दिखाया गया है, डोमेस्टिक सेल्स दिखाया गया है। कंपनी के पास सन्डी डेटर्स कितने हैं, कैश इन हैंड क्या है, सन्डी क्रेडिटर्स क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीजें क्लियर भी होगी। अगर इसी रिपोर्ट को आप लेजर वाइज एक्सेस करना चाहते हो तो ये इसका लेजर वाइज रिपोर्ट, क्योंकि जब अकाउंटिंग डेटा बनाया जाता है तो वहां पे ग्रुप नहीं होते हैं, मतलब अकाउंट्स में आपको ग्रुप नहीं पढ़ाए गए हैं। ग्रुप का जो सिस्टम है वो आपको टैली में पढ़ाया गया है ना। ग्रुप क्या करता है, ग्रुप सिमिलर नेचर के लेजर्स को लेता है और उसे एक जगह कनेक्ट कर देता है, यही काम है ग्रुप का। इसका मेन अकाउंटिंग से यानी कि डबल एंट्री सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप ग्रुप वाइज रिपोर्ट चाहेंगे तो ग्रुप वाइज दे दी जाएगी, विदाउट ग्रुप चाहेंगे तो विदाउट ग्रुप दे दी जाएगी। जो रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट करते हो अपने आगे की फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, उसमें मोस्टली आप लेजर्स वाली रिपोर्ट ही एक्सेस करोगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे ये रिपोर्ट या तो एक्सेल में या पीडीएफ में दे दीजिए। ठीक है ना, अभी तक हमने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया था, बट जब हम फाइनेंशियल डेटा बना रहे हैं, एमआईएस पे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुझे ये सारी रिपोर्ट्स एक्सेस में चाहिए होगी। आगे जो भी हमें फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करनी है तो जाहिर सी बात है कि मुझे एक्सेल में चाहिए होगा। तो एक्सेल में जाने के बाद अब हम इस पे आगे एनालिसिस परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, सो रिपोर्ट को आपको एक्सपोर्ट करना आना चाहिए। टैली में रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करने के दो मेथड है, फाइनेंशियल डेटा या नॉर्मल एक्सपोर्टिंग के लिए जो वर्किंग आपकी ली जाती है वो है ये एक्सपोर्ट ऑप्शन, यानी कि शॉर्टकट की ऑल्ट ई। और अगर किसी भी तरह की लीगल एक्टिविटीज या स्टैट्यूटरी ऑप्शंस होते हैं जहां पे टैक्स फाइलिंग, जीएसटी अपडेशन, आईटीआर फाइलिंग, ये जितने भी वर्किंग होती है उसके लिए कंट्रोल ई आगे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम किस पे काम करने वाले हैं, ऑल्ट ई पे। सो ऑल्ट ई पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, या तो ऑल्ट ई प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है बेसिकली कि लैंग्वेज कौन सी है, डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस। बात करेंगे तो यहाँ पे दो लैंग्वेजेस अवेलेबल है, एक है रिस्ट्रिक्टेड एएससी सेकेंड लैंग्वेज जो कि एक कॉमा डिलिमिटेड लैंग्वेज है। ठीक है, और दूसरी डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस, मतलब सभी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज होगी। ठीक है, हम यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, लाइक रिस्ट्रिक्टेड लेंगे तो
रिस्ट्रिक्टेड लेंगे तो ये वाला कॉलम ले लीजिए। एक्सपोर्ट लोकेशन आपको दी गई है, जहां पे आपकी टैली का डेटा सेव है वहां पे आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आउटपुट फाइल का नाम है ट्रायल बैलेंस डॉट टीएक्सटी फाइल। डॉट टीएक्सटी है तो डॉट टीएक्सटी से इंपोर्ट करना भी बताया है एक्सेल में। तो मतलब डेटा को एक्सपोर्ट करके रख लीजिए, जब रिक्वायर्ड होगा एनालिसिस के लिए तो इसे एक्सेल में इंपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो डॉट टीएक्सटी देन ओपन एक्सपोर्टर फोल्डर। जैसे ही ये एक्सपोर्ट होगी तो आपको ओपन कर दिया जाएगा वो फोल्डर। अगर फाइल ओपन हो सकती थी तो फाइल कर देते, फाइल नहीं हो सकती दैट्स व्हाई फोल्डर। इसके साथ में अब आपको किस तरह का अमाउंट चाहिए, यानी कि हंड्रेड्स में, लाख में, मिलियंस में, 10 लाख में, जो भी आपको पैटर्न चाहिए वो पैटर्न यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपकी रिपोर्ट की सेटिंग है। ठीक है, इंटर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला था कि ये फोल्डर ओपन कर देंगे जिस फोल्डर में आपका ये ट्रायल बैलेंस आया है। हमारा ट्रायल बैलेंस ये रहा रिपोर्ट, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। और जैसा कि कॉमा डिलिमिटेड बताया गया था उस तरह का एक लैंग्वेज यहाँ पे दिखाया गया है। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद ओपनिंग स्टॉक नहीं था हमारे पास, एके ट्रेडर्स का बैलेंस है, एटीएन का बैलेंस है, कुछ इस तरह से डेटा यहाँ पे निकाल के दे दिया गया। ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस पे हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वन बाय वन एक्सपोर्टिंग देखेंगे आज। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मूव करें। अभी क्या हो, स्ट्रेस हो रहा है कि तुम्हारे साथ जल्दी कैसे क्लियर होगा। सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है एमआईएस में, तो को सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। सिर्फ जर्नल एंट्री आती है ना, 4 कंपनी बना डाली, आपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। 10 बजे से 12 बजे तक सोच में बनी होगी ओके, सो बेसिकली ट्रायल बैलेंस हमने देखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिपोर्ट एक्सेस करेंगे। एक क्लास और हम इसमें लेंगे। अभी सारी रिपोर्ट्स को हम मोस्टली, सारी तो नहीं लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट है उसे हम जरूर स्टडी करके एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। बिकॉज जब हम बैलेंस शीट में आएंगे तो बैलेंस शीट की रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के यहाँ पे 2 फॉर्मेट्स है ना। आपने सुना होगा कंपनी की अलग होती है, नॉर्मल बैलेंस शीट अलग होती है। तो कैसे कन्वर्जन करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें